अध्याय XX आनुवंशिकता। जब जेन को एहसास हुआ कि उसे उस अजीब वन प्राणी द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है जिसने उसे बंदर के चंगुल से बचाया था, तो उसने भागने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन जिन मजबूत बाहों ने उसे इतनी आसानी से पकड़ रखा था मानो वह एक दिन की बच्ची हो, उन्होंने उसे और भी अधिक कस लिया। अतः तुरंत ही उसने व्यर्थ प्रयास छोड़ दिया और चुपचाप लेट गई, अपनी आधी बंद पलकों से उस आदमी के चेहरे को देखती रही जो उसके साथ उलझी हुई झाड़ियों के बीच से आसानी से चला जा रहा था। उसके ऊपर वाला चेहरा असाधारण सुंदर था, दृढ़ता से मर्दानापन का एक आदर्श उदाहरण, जिसमें व्यभिचार, क्रूर या अपमानजनक जुनून का कोई दाग नहीं है। क्योंकि हालांकि वानरों का टार्ज़न मनुष्यों और जानवरों का हत्यारा था, लेकिन उसने शिकारी की तरह ही हत्या की, निष्पक्षता से, सिवाय उन दुर्लभ अवसरों के जब उसने घृणा के कारण हत्या की थी। हालांकि वह उस चिंतित, द्वेषपूर्ण घृणा के कारण नहीं थी जो उसके व्यक्तित्व को भयावह रेखाओं से चिन्हित करती है। जब टार्ज़न ने हत्या की तो वह अधिक बार मुस्कुराया, बजाय इसके कि वह क्रोधित हुआ, और मुस्कुराहट ही सुंदरता का आधार है। एक बात लड़की ने विशेष रूप से तब नोटिस की थी जब उसने टार्ज़न को टेरकोस की ओर दौड़ते हुए देखा था। उसके माथे पर बाईं आंख के ऊपर से लेकर खोपड़ी तक एक चमकीला लाल रंग का धब्बा, लेकिन अब जब उसने उसके चेहरे को देखा तो उसने पाया कि वह धब्बा गायब हो गया था, और जहां वह था वहां केवल एक पतली सफ़ेद रेखा रह गई थी। जब वह उसकी बाहों में शांति से लेटी थी, तब टार्ज़न ने उस पर से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। एक बार उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, और लड़की को उस सुंदर, आकर्षक चेहरे को देखने से रोकने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। कुछ ही देर में टार्ज़न पेड़ों पर चढ़ गया, और जेन को आश्चर्य हुआ कि उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसे एहसास होने लगा कि कई महीनों में उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया था जितना कि अब जब वह इस मजबूत, जंगली प्राणी की बाहों में लेटी थी। भगवान ही जानता था कि उसे कहाँ और किस भाग्य के लिए ले जाया जा रहा था, जंगली जंगल की जंगली दुर्गमता में और भी गहरे। जब वह आंखें बंद करके भविष्य के बारे में सोचना शुरू करती, और उसकी सजीव कल्पना से भयानक भय उत्पन्न होते, तो उसे अपनी पलकें उठाकर अपने इतने निकट स्थित उस महान चेहरे को देखना पड़ता, जिससे शेष बची आशंका भी मिट जाती। नहीं, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात का उसे तब यकीन हो गया जब उसने उसके सुंदर चेहरे और उसके ऊपर की स्पष्ट, बहादुर आंखों को उस शिष्टता में बदल दिया जिसकी वे घोषणा करती थीं। वे आगे बढ़ते गए, जो जेन को हरियाली का एक ठोस ढेर प्रतीत हुआ, फिर भी इस वन देवता के सामने एक रास्ता खुला हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि जादू से, जो उनके गुजरने पर उनके पीछे बंद हो गया। बमुश्किल एक भी शाखा उसके शरीर से टकराती थी, फिर भी ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, दृश्य में कुछ भी नहीं बल्कि अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई शाखाओं और लताओं का एक ठोस समूह दिखाई देता था। जैसे जैसे टार्ज़न आगे बढ़ता गया, उसके दिमाग में कई अजीब और नए विचार आने लगे। यहाँ एक ऐसी समस्या थी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था, और उसने तर्क करने के बजाय महसूस किया कि उसे इसका सामना एक इंसान के रूप में करना चाहिए, न कि एक बंदर के रूप में। मध्य छत से होकर मुक्त आवागमन, जो कि वह अधिकांशतः मार्ग था, ने उसके नए प्रेम के प्रथम उग्र जुनून की तीव्रता को शांत करने में सहायता की थी। अब वह इस बात पर विचार करने लगा कि यदि उसने लड़की को टेरकोस से नहीं बचाया होता तो उसका क्या हश्र होता। वह जानता था कि बंदर ने उसे क्यों नहीं मारा था, और उसने अपने इरादों की तुलना टेरकोस के इरादों से करनी शुरू कर दी। सच है, जंगल में नर का अपनी साथी को जबरदस्ती ले जाना कानून था, लेकिन क्या टार्ज़न जानवरों के नियमों के अनुसार चल सकता था? क्या टार्ज़न मनुष्य नहीं था? लेकिन मनुष्य क्या करते थे? वह हैरान था, क्योंकि वह नहीं जानता था। उसने चाहा कि वह लड़की से पूछे, और फिर उसे याद आया कि उसने भागने और उसे पीछे हटाने के लिए जो व्यर्थ संघर्ष किया था, उसमें उसने पहले ही उसे उत्तर दे दिया था। लेकिन अब वे अपने गंतव्य पर आ गए थे, और वानरों का टार्ज़न, जेन को अपनी मजबूत भुजाओं में लेकर, अखाड़े के मैदान की ओर हल्के से झुका, जहां बड़े वानरों ने अपनी परिषदें आयोजित की थीं और डम डम का जंगली नंगा नाच किया था। यद्यपि वे कई मील आ चुके थे, फिर भी अभी दोपहर का मध्य था,
और रंगभूमि अर्धा प्रकाश में नहा रही थी जो चारों ओर फैली हुई पत्तियों की भूल भुलैया से छनकर आ रही थी। हरी घास नर्म, ठंडी और आकर्षक लग रही थी। जंगल की असंख्य आवाजें बहुत दूर और धुंधली आवाजों की गूंज में दब गई थीं, जो दूर किनारे पर लहरों की तरह उठती गिरती थीं। जब जेन उस घास पर बैठी जहां टार्जन ने उसे बैठाया था, तो उस पर स्वप्निल शांति की भावना छा गई, और जब उसने अपने ऊपर खड़े उसके विशाल आकार को देखा, तो उसमें एक अजीब सी पूर्ण सुरक्षा की भावना भी जुड़ गई। जब वो उसे आधी बंद पलकों के नीचे से देख रही थी, टार्जन छोटे से गोलाकार मैदान को पार करके दूसरी तरफ पेड़ों की ओर बढ़ रहा था। उसने उसकी चाल की सुंदर भव्यता, उसके शानदार शरीर की परिपूर्ण समरूपता और उसके चौड़े कंधों पर उसके सुडौल सिर की शांति को देखा। क्या ही उत्तम प्राणी है! इस ईश्वरीय बाहरी आवरण के नीचे क्रूरता या नीचता का नामोनिशान नहीं हो सकता। उसने सोचा था कि ईश्वर ने जब से अपनी ही छवि में सबसे पहले सृष्टि की है, तब से ऐसा कोई मनुष्य धरती पर कभी नहीं आया होगा। टार्जन उछलकर पेड़ों पर चढ़ गया और गायब हो गया। जेन को आश्चर्य हुआ कि वो कहाँ चला गया। क्या उसने उसे वहां एकांत जंगल में उसकी किस्मत पर छोड़ दिया था? उसने घबराकर इधर-उधर देखा। हर बेल और झाड़ी किसी बड़े और भयानक जानवर की छुपकर रहने की जगह लग रही थी जो उसके कोमल शरीर में अपने चमकीले नुकीले दांत गड़ाने के लिए इंतजार कर रहा था। हर आवाज को उसने एक घुमावदार और घातक शरीर की चुपके से रेंगने वाली आवाज में बदल दिया। अब जब वो उसे छोड़ चुका है तो कितना फर्क है। कुछ मिनटों के लिए, जो भयभीत लड़की को घंटों के समान लगे, वह तनावग्रस्त होकर उस चीज के आने की प्रतीक्षा में बैठी रही जो उसकी आशंका की पीड़ा को समाप्त करने वाली थी। वो लगभग उन क्रूर दांतों के लिए प्रार्थना कर रही थी जो उसे बेहोशी की हालत में पहुंचा दें और भय की पीड़ा से मुक्ति दिला दें। उसने अचानक अपने पीछे एक हल्की सी आवाज सुनी। चीखते हुए वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने सिर की ओर मुड़ी। वहां टार्जन खड़ा था, उसकी बाहें पके और स्वादिष्ट फलों से भरी हुई थीं। जेन लड़खड़ा गई और गिर ही जाती, अगर टार्जन ने अपना बोझ उतारकर उसे अपनी बाहों में नहीं जकड़ लिया होता। वह बेहोश नहीं हुई, बल्कि वो उससे कसकर चिपकी रही, एक डरी हुई हिरनी की तरह कांपने लगी। वानरों के टार्जन ने उसके मुलायम बालों को सहलाया और उसे शांत करने की कोशिश की, जैसे काला ने उसे शांत किया था, जब वह एक छोटे से वानर के रूप में शेरनी साबोर या सांप हिस्टा से डर गया था। एक बार उसने अपने होंठ हल्के से उसके माथे पर दबाए, और वह हिली नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। वह अपनी भावनाओं का विश्लेषण नहीं कर सकती थी, न ही वह ऐसा करने की कोशिश करना चाहती थी। वह उन मजबूत बाहों की सुरक्षा को महसूस करके संतुष्ट थी, और अपने भविष्य को भाग्य पर छोड़ रही थी, क्योंकि पिछले कुछ घंटों ने उसे जंगल के इस अजीब जंगली प्राणी पर भरोसा करना सिखा दिया था, जैसा कि वह अपने परिचितों में से कुछ लोगों पर भरोसा करती। जैसे ही उसने इसकी विचित्रता के बारे में सोचा, उसे एहसास होने लगा कि उसने शायद कुछ और सीखा है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था, प्यार। उसने आश्चर्य किया और फिर वो मुस्कुराई, और अभी भी मुस्कुराते हुए उसने टार्जन को धीरे से दूर धकेल दिया और उसे आधे मुस्कुराते हुए, आधे सवालिया भाव से देखते हुए, जिसने उसके चेहरे को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया, उसने जमीन पर पड़े फल की ओर इशारा किया और मानवरूपी मिट्टी के ड्रम के किनारे पर बैठ गई, क्योंकि भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। टार्जन ने जल्दी से फल इकट्ठा किया और उसे लाकर उसके पैरों के पास रख दिया, और फिर वह भी उसके पास ड्रम पर बैठ गया और अपने चाकू से उसके भोजन के लिए विभिन्न फल खोले और तैयार किए। वे दोनों चुपचाप साथ साथ खाना खाते रहे, कभी कभी एक दूसरे को चुपके से देखते रहे। अंततः जेन खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसमें टार्जन भी शामिल हो गया। लड़की ने कहा, काश तुम अंग्रेजी बोलते। टार्जन ने अपना सिर हिलाया और उसकी हंसती आंखों में एक उदास और दयनीय लालसा की अभिव्यक्ति उभरी। फिर जेन ने उससे फ्रेंच में बात करने की कोशिश की और फिर जर्मन में, लेकिन उसे अपनी ही गलती पर हंसना पड़ा। वैसे भी उसने उससे अंग्रेजी में कहा, आप मेरी जर्मन भाषा को उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं जितनी बर्लिन में लोग समझते थे। टार्जन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उसे भविष्य में क्या करना चाहिए।
उसे किताबों में पुरुषों और महिलाओं के तौर तरीकों के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, उसे याद करने का समय मिल गया था। वह वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने कल्पना की थी कि किताबों में पुरुष उसकी जगह होते तो क्या करते। वो फिर उठा और पेड़ों के बीच चला गया, लेकिन पहले उसने संकेतों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि वह शीघ्र ही वापस आएगा, और उसने ऐसा किया कि जेन समझ गई और उसके चले जाने पर उसे डर नहीं लगा। उसके ऊपर सिर्फ अकेलेपन का एहसास हुआ और वह उस जगह को देखती रही जहां वह गायब हो गया था, हसरत भरी आंखों से उसके लौटने का इंतजार करती हुई। पहले की तरह उसे अपने पीछे एक हल्की आवाज से उसकी मौजूदगी का अंदाजा हुआ, और उसने मुड़कर देखा कि वह घास के मैदान पर शाखाओं का एक बड़ा सा गुच्छा लेकर आ रहा था। फिर वह पुनः जंगल में चला गया और कुछ ही मिनटों में बहुत सारी मुलायम घासों और फन के साथ पुनः प्रकट हुआ। उन्होंने 2 और यात्राएं की, जब तक कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री एकत्रित नहीं हो गई। फिर उसने फर्न और घास को जमीन पर एक नर्म सपाट बिस्तर में फैला दिया, और उसके ऊपर कई शाखाएं एक साथ इस तरह झुका दी कि वे उसके केंद्र से कुछ फीट ऊपर मिल गईं। इन पर उसने बड़े हाथी के कान की बड़ी बड़ी पत्तियां बिछा दी, और ज्यादा शाखाओं और ज्यादा पत्तियों से उसने अपने बनाए छोटे से आश्रय के एक छोर को बंद कर दिया। फिर वे पुनः ढोल के किनारे पर बैठ गए और संकेतों से बात करने की कोशिश करने लगे। टार्ज़न के गले में लटकता हुआ हीरे का शानदार लॉकेट जेन के लिए बहुत आश्चर्य का विषय था। अब उसने उस लॉकेट की ओर इशारा किया, और टार्ज़न ने उसे उतारकर वह सुंदर गहना उसे थमा दिया। उसने देखा कि यह एक कुशल कारीगर का काम था और हीरे बहुत ही चमकदार और शानदार ढंग से जड़े हुए थे, लेकिन उन्हें काटने से पता चलता था कि वे पुराने जमाने के थे। उसने ये भी देखा कि लॉकेट खुल गया, और छिपे हुए क्लैस्प को दबाने पर उसने देखा कि दोनों हिस्से अलग हो गए और दोनों हिस्सों में एक हाथी दांत की छोटी मूर्ति दिखाई दी। एक चित्र सुंदर स्त्री का था और दूसरा चित्र उसके बगल में बैठे पुरुष का था, सिवाय अभिव्यक्ति के सूक्ष्म अंतर के, जिसे परिभाषित करना कठिन था। उसने टार्ज़न की ओर देखा और पाया कि वो उसकी ओर झुका हुआ है और आश्चर्य के भाव से लघुचित्रों को देख रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर लॉकेट को उससे छीन लिया, और आश्चर्य और नई दिलचस्पी के स्पष्ट संकेतों के साथ अंदर की समानताओं की जांच की। उसके व्यवहार से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, न ही उसने कभी कल्पना की थी कि लॉकेट खुल सकता है। इस तथ्य ने जेन को और अधिक अटकलें लगाने के लिए प्रेरित किया, तथा ये कल्पना करना उसकी कल्पना पर भारी पड़ा कि यह सुंदर आभूषण अफ्रीका के अज्ञात जंगलों के एक जंगली और क्रूर प्राणी के पास कैसे पहुंचा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात ये थी कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति की आकृति थी जो संभवतः इस वनवासी देवता का भाई था, या अधिक संभावना ये थी कि वो उसका पिता था, जो इस तथ्य से भी अनभिज्ञ था कि लॉकेट खुल गया था। टार्ज़न अभी भी दोनों चेहरों को घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने कंधे से तरकश उतारा और तीरों को जमीन पर खाली करते हुए थैले के नीचे हाथ डाला और एक चपटी चीज निकाली जो बहुत से मुलायम पत्तों में लिपटी हुई थी और लंबी घास के टुकड़ों से बंधी हुई थी। उन्होंने सावधानीपूर्वक इसे खोला, पत्तियों की एक के बाद एक परत हटाते हुए अंततः एक तस्वीर उनके हाथ में आ गई। लॉकेट के अंदर बने आदमी की छोटी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने तस्वीर जेन को थमा दी और खुला लॉकेट उसके पास रख दिया। इस तस्वीर ने लड़की की उलझन को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उसी आदमी की एक और प्रति थी जिसकी तस्वीर उस खूबसूरत युवती के बगल में लॉकेट में लगी थी। टार्ज़न की आंखों में हैरानी भरी नजर थी और वो उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने होठों से कोई सवाल पूछ रहा है। लड़की ने पहले फोटोग्राफ की ओर, फिर लघुचित्र की ओर, फिर उसकी ओर इशारा किया, मानो ये दर्शाना चाहती हो कि वह सोचती है कि ये सभी नमूने उसी के हैं, लेकिन उसने केवल अपना सिर हिलाया और फिर अपने बड़े कंधों को सिकुड़ते हुए उसने उससे फोटोग्राफ ले लिया और उसे सावधानीपूर्वक लपेटकर पुनः अपने तरकश की तली में रख लिया। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप बैठा रहा, उसकी आंखें जमीन पर गड़ी रहीं, जबकि जेन उस छोटे से लॉकेट को अपने हाथ में पकड़े हुए थी, तथा वह उसे बार बार घुमा रही थी ताकि कुछ और सुराग ढूंढ सके जिससे उसके असली मालिक की पहचान हो सके। अंततः उसे एक सरल व्याख्या सूझी। ये लॉकेट लॉर्ड ग्रास्टोक का था,
तथा इसकी आकृतियां उनकी और लेडी एलिस की थीं। इस जंगली जानवर ने इसे समुद्र तट के पास केबिन में पाया था। ये कितनी बेवकूफ़ी थी कि उसने पहले इस उपाय के बारे में नहीं सोचा। लेकिन लॉर्ड ग्रास्टोक और इस वन देवता के बीच अजीब समानता का कारण बताना उसके लिए बिल्कुल असंभव था, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वो ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह नंगा जंगली वास्तव में एक अंग्रेज रईस था। आखिरकार टार्ज़न ने लड़की को देखा जो लॉकेट की जांच कर रही थी। वो लॉकेट के अंदर के चेहरों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन वह अपने बगल में मौजूद जीवित युवा प्राणी के चेहरे पर दिलचस्पी और आकर्षण को पढ़ सकता था। उसने देखा कि वो उसे देख रहा था और सोच रहा था कि उसे अपना आभूषण फिर से चाहिए। उसने उसे उसके सामने बढ़ा दिया। उसने उसे उससे ले लिया और अपने दोनों हाथों में चेन लेकर उसके गले में पहना दिया। उसके अप्रत्याशित उपहार पर आश्चर्य के भाव को देखकर मुस्कुराया। जेन ने जोर से अपना सिर हिलाया और अपने गले से सोने की कड़ियां निकालना चाहती थी, लेकिन टार्ज़न ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जब उसने जोर दिया तो उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसे रोकने के लिए उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया। अंततः वह रुकी और हल्की हंसी के साथ लॉकेट को अपने होठों से लगा लिया। टार्ज़न को ठीक से पता नहीं था कि वह क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसने सही अनुमान लगाया कि यह उपहार स्वीकार करने का उसका तरीका था, और इसलिए वह उठा और लॉकेट को अपने हाथ में लेकर किसी पुराने दरबारी की तरह गंभीरता से झुका और अपने होंठों को लॉकेट पर रख दिया जहां उसके होंठ रखे थे। यह एक शानदार और वीरतापूर्ण छोटी सी प्रशंसा थी जो आत्मचेतना की पूर्ण चेतनता की शालीनता और गरिमा के साथ की गई थी। यह उनके कुलीन जन्म की पहचान थी, कई पीढ़ियों के अच्छे पालन पोषण का स्वाभाविक परिणाम, शालीनता की एक वंशानुगत प्रवृत्ति जिसे जीवन भर की असभ्य और बर्बर शिक्षा और वातावरण भी मिटा नहीं सका। अब अंधेरा होने लगा था, इसलिए उन्होंने फिर से फल खाया जो उनके लिए भोजन और पेय दोनों था। फिर टार्ज़न उठा और जेन को अपने द्वारा बनाए गए छोटे से मंडप के पास ले जाकर उसे अंदर जाने का इशारा किया। कई घंटों में पहली बार उसे भय का एहसास हुआ और टार्ज़न ने महसूस किया कि वो उससे दूर जा रही है, मानो उससे दूर हट रही हो। आधे दिन तक इस लड़की के संपर्क में रहने से वो उस टार्ज़न से बहुत अलग हो गई थी जिस पर सुबह का सूरज उगता था। अब उसके अस्तित्व के हर तंतु में प्रशिक्षण की तुलना में आनुवंशिकता अधिक जोर से बोलती थी। वो एक ही झटके में एक जंगली बंदर आदमी से एक शिष्ट सज्जन नहीं बन गया था, बल्कि अंततः उस पर पहले वाली प्रवृत्ति हावी हो गई, और सबसे ऊपर थी उस स्त्री को खुश करने की इच्छा जिसे वह प्यार करता था, और उसकी नज़रों में अच्छा दिखना। इसलिए वानरों के टार्ज़न ने जेन को उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए वही किया जो वह जानता था। उसने अपना शिकार करने वाला चाकू म्यान से निकाला और सबसे पहले उसे मूठ में थमा दिया, फिर से उसे बॉवर में जाने का इशारा किया। लड़की समझ गई और लंबा चाकू लेकर वो अंदर गई और नर्म घास पर लेट गई, जबकि वानरों का टार्ज़न प्रवेश द्वार के सामने जमीन पर लेट गया। और इस प्रकार सुबह उगते सूरज ने उन्हें पा लिया। जब जेन जागी तो उसे पहले तो पिछले दिन की अजीबोगरीब घटनाएं याद नहीं आई, और इसलिए वह अपने अजीबोगरीब परिवेश को देखकर आश्चर्यचकित हुई। वह छोटा सा पत्तों वाला कुंज, उसके बिस्तर की मुलायम घास, उसके पैरों के पास के खुले स्थान से दिखने वाला अपरिचित दृश्य। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां एक एक करके उसके दिमाग में घुसने लगीं, और फिर उसके दिल में एक बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ, कृतज्ञता और आभार की एक प्रबल लहर की। हालांकि वह इतने भयानक खतरे में थी, फिर भी वह सुरक्षित थी। वह टार्ज़न को देखने के लिए आश्रय के प्रवेश द्वार पर गई। वह जा चुका था, लेकिन इस बार उसे कोई डर नहीं लगा क्योंकि वह जानती थी कि वह वापस आएगा। अपने बरामदे के प्रवेश द्वार पर घास में उसने उसके शरीर के निशान देखे, जहां वह पूरी रात उसकी रखवाली करने के लिए लेटा था। वह जानती थी कि उसके वहां होने के कारण ही वो इतनी शांति से सो पाई थी। उसके पास होने पर कौन डर सकता है? वह सोचती थी कि क्या धरती पर कोई और आदमी है जिसके साथ एक लड़की इस जंगली अफ्रीकी जंगल के बीच में इतनी सुरक्षित महसूस कर सकती है। यहाँ तक कि शेर और चीते भी अब उससे डरते नहीं थे। उसने देखा कि उसका पतला शरीर पास के पेड़ से धीरे से नीचे गिर रहा है।
जैसे ही उसने उसकी आंखों को अपने ऊपर देखा, उसका चेहरा उस स्पष्ट और उज्ज्वल मुस्कान से चमक उठा जिसने एक दिन पहले उसका विश्वास जीत लिया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, जेन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें चमक उठीं, जैसी किसी पुरुष के पास आने पर पहले कभी नहीं चमकी थीं। वो फिर से फल इकट्ठा कर रहा था और उसने उसे उसके मंडप के द्वार पर रख दिया। एक बार फिर वे साथ में खाने के लिए बैठ गए। जेन सोचने लगी कि उसकी योजना क्या है। क्या वह उसे वापस समुद्र तट पर ले जाएगा या उसे यहीं रखेगा? अचानक उसे एहसास हुआ कि यह मामला उसे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी? वो ये भी समझने लगी कि वह इस मुस्कुराते हुए विशालकाय व्यक्ति के पास बैठकर, जो अफ्रीकी जंगल की सुदूर गहराइयों में एक वन स्वर्ग में स्वादिष्ट फल खा रहा था, पूरी तरह से संतुष्ट थी। वह संतुष्ट और बहुत खुश थी। वो इसे समझ नहीं पाई। उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि उसे जंगली चिंताओं से त्रस्त होना चाहिए, भयानक आशंकाओं से दब जाना चाहिए, उदास पूर्वाभासों से निराश होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उसका दिल गा रहा था और वह अपने बगल में खड़े आदमी के जवाब देने वाले चेहरे पर मुस्कुरा रही थी। जब उन्होंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया तो टार्ज़न उसके मंडप में गया और अपना चाकू निकाला। लड़की उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उस डर को भूल गई थी जिसने उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था। उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए टार्ज़न अखाड़े के किनारे स्थित पेड़ों की ओर चला गया और उसे एक मजबूत हाथ में पकड़कर ऊपर की शाखाओं पर झूल गया। लड़की जानती थी कि वो उसे उसके लोगों के पास वापस ले जा रहा है, और वो उस अकेलेपन और दुख की अचानक भावना को नहीं समझ पा रही थी जो उस पर छा गई थी। घंटों तक वे धीरे धीरे झूलते रहे। वानरों के टार्ज़न ने कोई जल्दी नहीं की। उसने अपनी गर्दन के चारों ओर उन प्यारी बाहों के साथ उस यात्रा के मधुर आनंद को यथासंभव लंबे समय तक खींचने की कोशिश की, और इसलिए वह समुद्र तट के सीधे मार्ग से बहुत दूर दक्षिण की ओर चला गया। कई बार वे थोड़े समय के लिए विश्राम के लिए रुकते थे, जिसकी टार्ज़न को आवश्यकता नहीं थी, और दोपहर के समय वे एक छोटे से नाले पर 1 घंटे के लिए रुकते थे, जहां वे अपनी प्यास बुझाते थे और खाना खाते थे। जब वे खुले मैदान में पहुंचे तो सूर्यास्त होने वाला था, और टार्ज़न एक बड़े पेड़ के पास जमीन पर लेट गया। उसने जंगल की ऊंची घास को अलग किया और उसे छोटे से केबिन की ओर इशारा किया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके पास ले गई, ताकि वह अपने पिता को बता सके कि इस आदमी ने उसे मौत से बचाया था, और मौत से भी बदतर स्थिति से उसने उसकी उतनी ही सावधानी से देखभाल की थी जितनी एक माँ करती है। लेकिन फिर से मानव बस्ती के सामने जंगली जानवर की डरपोकता वानरों के टार्ज़न पर हावी हो गई। वह अपना सिर हिलाते हुए पीछे हट गया। लड़की उसके करीब आई और याचना भरी निगाहों से ऊपर देखने लगी। किसी तरह वह ये सोच भी नहीं पा रही थी कि वह अकेले ही उस भयानक जंगल में वापस चला जाएगा। फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और अंततः उसने उसे बहुत धीरे से अपनी ओर खींचा और उसे चूमने के लिए झुका, लेकिन पहले उसने उसकी आंखों में देखा और यह जानने के लिए इंतजार किया कि क्या वह प्रसन्न है या क्या वह उसे नापसंद करेगी। एक क्षण के लिए लड़की हिचकिचाई, फिर उसे सच्चाई का एहसास हुआ, और अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसने उसका चेहरा अपनी ओर खींचा और उसे चूम लिया बिना किसी शर्म के। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने धीरे से कहा। दूर से कई बंदूकों की धीमी आवाजें आ रही थीं। टार्ज़न और जेन ने अपने सिर उठाए। केबिन से मिस्टर फिलिंडा और एस्मेरल्डा आए। जहां टार्ज़न और लड़की खड़े थे, वहां से वे बंदरगाह में लंगर डाले पड़े 2 जहाज़ों को नहीं देख पा रहे थे। टार्ज़न ने आवाज़ों की ओर इशारा किया, अपने सीने को छुआ और फिर से इशारा किया। वह समझ गई। वह जा रहा था, और कुछ ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि उसके लोग खतरे में हैं। उसने फिर उसे चूमा। मेरे पास वापस आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हमेशा। वह चला गया था और जेन खुली जगह से होकर केबिन की ओर चल पड़ी। मिस्टर फिलिंडर उसे देखने वाले पहले व्यक्ति थे। शाम हो चुकी थी और मिस्टर फिलिंडर बहुत नजदीक से देख पाते थे। जल्दी करो एस्मेरल्डा, वह चिल्लाया। चलो अंदर जाकर सुरक्षा की तलाश करते हैं, यह एक शेरनी है।
मुझे आशीर्वाद दो। एस्मेराल्डा ने श्री फिलिंडा के दर्शन की पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाई। उनकी आवाज़ ही काफ़ी थी। वो केबिन के अंदर थी और उसने उसका नाम बोलने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। श्री फिलिंडा के मुंह से ब्लेस मी शब्द निकला जब उन्होंने पाया कि एस्मेरल ने जल्दबाजी में उसे दरवाजे के उसी तरफ बांध दिया था जिस तरफ शेरनी करीब आ रही थी। उसने भारी पोर्टल पर उग्रता से प्रहार किया। एस्मेराल्डा, एस्मेराल्डा, वह चिल्लाया, मुझे अंदर आने दो, मुझे शेर खा रहा है। एस्मेराल्डा ने सोचा कि दरवाजे पर शोर शेरनी द्वारा उसका पीछा करने के प्रयास के कारण हो रहा था, इसलिए अपने रीति रिवाज के बाद वह बेहोश हो गई। मिस्टर फिलिंडा ने भयभीत होकर पीछे की ओर देखा। भयानक, अब वो चीज़ बहुत करीब आ चुकी थी। उसने केबिन के किनारे चढ़ने की कोशिश की और छप्पर की छत पर किसी तरह से पकड़ बनाने में सफल रहा। एक क्षण के लिए वह वहीं लटका रहा, कपड़े की रस्सी पर लटकी बिल्ली की तरह अपने पैरों से नोचता रहा, लेकिन शीघ्र ही छप्पर का एक टुकड़ा निकल आया और उसके आगे खड़े मिस्टर फिलिंडा उसकी पीठ पर गिर पड़े। जिस क्षण वह गिरा, प्राकृतिक इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना उसके दिमाग में कौंधी। फिलिंडा की दोषपूर्ण स्मरण शक्ति के अनुसार यदि कोई मृत्यु का नाटक करता है तो शेर और शेरनियां उसे अनदेखा कर देते हैं। तो फिलिंडा वैसे ही पड़े रहे जैसे वे गिरे थे, मौत के भयानक रूप में जमे हुए। जब वे अपनी पीठ के बल धरती पर गिरे तो उनके हाथ और पैर अकड़कर ऊपर की ओर फैल गए थे। मौत का भाव कुछ भी प्रभावशाली नहीं था। जेन उसकी हरकतों को हल्के फुल्के आश्चर्य से देख रही थी। अब वह हंसी हंसी सी हल्की सी हंसी, लेकिन इतना ही काफी था। फिलिंडा अपनी तरफ पलटे और इधर उधर देखने लगे। आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया। जेन, वह चिल्लाया, जेन पोटर, मुझे आशीर्वाद दो। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी ओर दौड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह वही है और जिंदा है। मुझे आशीर्वाद दो। तुम कहाँ से आए हो? तुम दुनिया में कहाँ रहे हो? कैसे? मिस्टर फिलिंडा, लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे इतने सारे सवाल कभी याद नहीं आते। अच्छा, फिलिंडा ने कहा, भगवान मुझे आशीर्वाद दे। मैं तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ देखकर इतना आश्चर्यचकित और अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन आओ, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है।